क्षयोपशमिक भाव की बात अपनी चल रही है। जीव के असाधारण भाव, ये दूसरा अध्याय। यहाँ से किसका वर्णन है दूसरे अध्याय में? जीव तत्व का वर्णन। जीव तत्व का वर्णन है, तो जीव तत्व के वर्णन में सबसे पहले जीव के असाधारण भाव, जीव को कैसे पहचाने, तो ऐसे भाव बता रहे हैं जो केवल जीव में पाए जाते हैं, जीव के अलावा किसी में नहीं पाए जाते। कौन से होते हैं वो असाधारण भाव? चार ही हुए, साइड पे बोल दिया ना। हाँ हाँ शायद, ठीक है। ये 5 जीव के असाधारण भाव हैं। इसमें से औपशमिक भाव की बात हमारी हो गई। औपशमिक भाव किसे कहते हैं? बोलिए रंजू भाभी, औपशमिक भाव किसे कहते हैं? उपशम मतलब? हाँ, तो जब कर्मों का जब कर्म दबते हैं उस समय हमारे जो भाव होते हैं उसको क्या कहते हैं? औपशमिक भाव। शायोपशमिक भाव, शायिक भाव किसे कहते हैं? बोलिए, शायिक भाव किसे कहते हैं? सरल है। शायिक मतलब किससे बना है शायिक शब्द? क्षय से। तो क्या होगा कर्मों का? तो अब बनाइए, कर्मों के क्षय के समय जीव के जो भाव होते हैं उन्हें शायिक भाव कहते हैं। शायोपशमिक भाव किसे कहते हैं? बोलिए सरोजान जी। हाँ, उसे क्षय उपशम कहते हैं। जब कर्म का उपशम भी होता है, क्षय भी होता है, उदय भी होता है, ये 3 रूप जब कर्म की अवस्था होती है उसे क्षय उपशम कहते हैं। और उस समय जीव के जो भाव होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्षयोपशमिक भाव। ये तो बच्चों वाली परिभाषा है। अब हमने कल इसकी ओरिजिनल जो इसकी रियल डेफिनेशन थी वो हमने पढ़ी है, वो याद करनी है सबको। मैं बुलवाती हूँ वो डेफिनेशन एक बार। पेज नंबर कौन सा था अपना? वो 90 पेज पे। क्षयोपशम किसे कहते हैं? बोलिएगा, मैं बुलवा रही हूँ आधी लाइन। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। बोलिए। उन्हीं के आगामी निषेकों का सदवस्था रूप उपशम। क्या हुआ, सब चुप क्यों हो गए? 1-2 लोग ही बोल रहे हैं। क्या लिखा है इसमें? एक ही बात है। मेरी बुक में आगामी लिखा है, तो मैंने सोचा कि मैं भविष्य बोलूंगी तो आप लोग सोचोगे कहाँ लिखा है। आपकी बुक में भविष्यकालीन लिखा है। एक ही बात है, आगामी बोलो चाहे भविष्यकालीन बोलो। उन्हीं के भविष्यकालीन स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम। एक ही बात है, तो उन्हीं पहले हो गया। एक ही बात है, इसमें क्या हो गया? इतना सा अगर आधी लाइन मैं बोल रही तो सुन के बोल सकते हैं अपन। अर्थ में फर्क थोड़ी ना, वो तो उन्हीं पहले वो बाद में। लैंग्वेज में हो सकता है एडिशन में फर्क आ गया ये। और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय होने पर, बोलिए, आत्मा में जो भाव होता है उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। आप लोग इधर ही पढ़ रहे हैं ना 90 पेज पे, ये इधर 91 पे, इधर 90 पेज पे, 91 पेज पे भी है। कर्मों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं के आगामी है, लेकिन इसमें भी शब्द तो मेरे में तो। चलिए, क्षयोपशम किसे कहते हैं? क्षयोपशम में 3 काम हो रहे हैं, क्षय भी, उपशम भी और उदय भी।
क्षय किसका हो रहा है? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। उदयाभावी क्षय यानी उदय के अभाव रूप क्षय। उदय के अभाव रूप क्षय यानी जो उनका सर्वघाती पना था वो सर्वघाती पने रूप से उदय नहीं आ रहे, वो बहुत अपनी उनकी जो शक्ति थी, फल देने की जो शक्ति थी, बहुत हल्की हो गई, वो देशघाती रूप होकर उदय आ रहे हैं। तो सर्वघाती रूप में उदय नहीं आए तो उनके उदय का अभाव रूप वो क्षय। कर्म तो नष्ट हुआ लेकिन वो फल दे के भी हुआ, पर वो फल जो उसको देना चाहिए था वैसा फल उस कर्म ने नहीं दिया। तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धक, सर्वघाती स्पर्धक समझ में आते हैं? किस में होते हैं सर्वघाती स्पर्धक? घातिया कर्मों में। घातिया कर्मों में सर्वघाती प्रकृतियों में भी होते हैं। सर्वघाती के सारे स्पर्धक कैसे होते हैं? सर्वघाती प्रकृतियों के सारे स्पर्धक कैसे होते हैं? अभी कल क्या ही तीन चार लोग आए नहीं थे कल। सर्वघाती प्रकृतियों के सारे स्पर्धक सर्वघाती होते हैं। ये लाइन लिखवाई थी ना कल। सर्वघाती प्रकृतियों के सारे स्पर्धक सर्वघाती होते हैं और देशघाती प्रकृतियों के स्पर्धक दो प्रकार के होते हैं, सर्वघाती भी होते हैं और प्रकृति का मतलब है वो कर्म और स्पर्धक का मतलब क्या है? हाँ, वो कार्माण वर्णाओं का समूह, कर्म जिससे मिलके बनाए ना। जैसे समझ लो प्रकृति तो है ये कपड़ा पूरा, और स्पर्धक हो गए कि ये कपड़े के जो ताने बाने जो धागे हैं, वो धागे जो उसके हैं वो, तो वो स्पर्धक मतलब वो कार्बन वर्गणाओं के समूह। तो जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं किस में होती है? सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियां कौन से कर्मों में होती हैं? घातिया कर्मों में। घातिया कर्मों में दो टाइप की प्रकृतियां होती हैं, एक सर्वघाती और एक सर्वघाती प्रकृति का मतलब संपूर्ण उदय नहीं, किसका खत्म होना? हाँ, कर्मों का तो उदय खत्म, किसका और खत्म? हाँ, आत्मा, हमारे जो गुण हैं, कर्मों का नहीं गुणों का। हाँ, जो हमारी अच्छी चीज है ना, जो हमारी पूर्ण पर्याय हैं, हमारी जो विकसित पर्याय हैं, हाँ, तो उस गुणों का सर्वघात करती है, उस गुणों की बिल्कुल भी कुछ भी पर्याय प्रकट नहीं होने देती, वो कहलाते हैं सर्वघाती। और देशघाती मतलब आंशिक घात करती है, आंशिक प्रकट होने देती है, वो कहलाती है देशघाती प्रकृति। सर्वघाती प्रकृतियों के सभी स्पर्धक सर्वघाती होते हैं, तो जिसके सभी स्पर्धक सर्वघाती होते हैं उसमें क्षयोपशम नहीं बनता। क्षयोपशम किस में बनेगा? जिसमें कुछ स्पर्धक सर्वघाती हों, कुछ स्पर्धक देशघाती हों। तो ऐसा किन प्रकृतियों में होता है? देशघाती प्रकृतियों में। देशघाती प्रकृतियों में दो टाइप के स्पर्धक हैं, सर्वघाती स्पर्धक भी हैं और देशघाती स्पर्धक भी हैं। सर्वघाती स्पर्धक किस टाइप का फल देते हैं? उनकी शक्ति कैसी है? शैल वाली, अस्थि वाली और दारू के बहुभाग वाली। ठीक है, ये सर्वघाती स्पर्धकों के फल देने की शक्ति है। और देशघाती स्पर्धकों के फल देने की शक्ति कैसी है? लता और दारू का एक भाग, यानी बहुत हल्का फल देने वाली जो शक्ति है वो देशघाती स्पर्धक है, और जो बहुत कठोर जैसा फल देते हैं वो है सर्वघाती स्पर्धक। तो देशघाती प्रकृतियों में क्षयोपशम बनेगा। कितनी देशघाती प्रकृतियाँ? 26। और सर्वघाती कितनी है? 21। तो जो सर्वघाती 21 हैं उनमें तो क्षयोपशम अभी बन नहीं रहा। 26 जो प्रकृतियां हैं, देखो आगे कहीं सर्वघाती में भी घटित करेंगे, वो उपचार से कर देंगे, किसी किसी में भी जो संयोग वो आएगा ना एक आदमी, बाकी वैसे क्षयोपशम बनता है वो देशघाती में। तो देशघाती प्रकृतियों के वर्तमान कालीन जो सर्वघाती, अब देशघाती प्रकृतियों में दो टाइप के स्पर्धक हैं, कौन कौन से दो टाइप के हैं? सर्वघाती भी और देशघाती। तो जो देशघाती प्रकृति है उसके वर्तमान में जो उदय में आने वाले थे, अभी वर्तमान का जो टाइम है, इस समय जो सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने वाले थे उनको हमने अपने परिणामों की शक्ति से, वो जो सर्वघाती थे तो हमने विशुद्ध परिणाम किए तो उनका सर्वघाती पना खत्म कर दिया, और उनका सर्वघाती पना तो क्षय हो गया और वो देशघाती में कन्वर्ट हो गए।
तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। इसका मतलब है कि वर्तमान में जो सर्वघाती स्पर्धक उदय में आने वाले थे, उनकी शक्ति को एकदम अत्यंत कम करके, अत्यंत हीन करके देशघाती रूप कन्वर्ट कर देना, वो कहलाता है उदयाभावी क्षय। उदय के अभाव रूप क्षय। उदय में नहीं आया, जैसी शक्ति से वो उदय में आना चाहिए था वैसी शक्ति से। जैसे ये लोग बम वगैरह नहीं लगा देते हैं कुछ लोग, टाइम बम वगैरह ऐसे कुछ, तो फिर जो लोग इसके जानकार होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो उसकी वो कर देते हैं। तो मान लो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फुस, जैसे बोलते हैं ना अपन, फुस हो गया, थोड़ा सा चला वो, लेकिन जितनी पावर से उसको विस्फोट करना चाहिए था वैसी उतनी पावर से नहीं कि हल्का सा जरा सा फुस होके रह गया। चला तो सही, ऐसा नहीं रहा कि वो जला टाइम पे चला नहीं, चला लेकिन बस हल्का सा किया। तो वो ऐसे ही वो सर्वघाती जो भयंकर विस्फोट, मतलब ऐसा उसको फल देना था, तो हमने अपने परिणामों की शक्ति से उसको कुछ उसके तार हिला दिए, तो वो तार हिलाने से चला तो सही वो, लेकिन वो फुस जैसा हुआ, वो देशघाती रूप में उदय में आया। वो देशघाती रूप उदय में आया मतलब कुछ फल ही नहीं दिया। वो फुस हो गया तो क्या फल दिया, कुछ ही नहीं। जैसे कभी कभी ये इनमें हो जाते हैं ना शॉर्ट वॉट, तो एक हल्की सी चिंगारी आके रह जाती है, कभी तो बहुत जोर की आग लग जाए, इस तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाए, और कभी बस हल्की सी चिंगारी आके ही रह गई, तो अपन ने देख लिया, फिर अपन उसका इलाज करते हैं, तो वो हल्की सी आके रह गई, तो नुकसान कुछ भी नहीं हुआ उससे, ये मतलब है। ठीक है, उदयाभावी क्षय का भाव ख्याल में आ गया? ठीक है, हाँ वो देव, हाँ शुद्ध भाव मतलब कषाय की मंदता। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि आत्मा का अनुभवी हो, ये तो क्योंकि हमेशा चल ही रहा है ना शिवक्षम हमारे कषाय की मंदता से। विशुद्धता, विशुद्धता का मतलब होता है शुभ भाव। शुद्धता का मतलब तो शुद्ध भाव आत्मानुभूति रूप होगा। विशुद्धता का मतलब शुभ भाव, कषायों की मंदता। विशुद्ध काम निर्जना नहीं है, ये तो समझाने के लिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। हमने अपने, ये अपने आप होता रहता है, शिवक्षम हमेशा रहता है ना, तो लेकिन वो होता अपने परिणामों के हिसाब से ही है, इसलिए कहने में भाषा ऐसी आती है, हमने कर लिया, अभी समझाने वाली भाषा। बाकी कर्मों में ऑटोमेटिक हमारे परिणाम अपने आप चलते रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिक उसमें वो अपने आप सब होता रहता है कर्मों में। अकाम निद्रा जो होती है वो तो मतलब प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर भी मंद कषाय से हम उसको सह लें, वो अकाम निद्रा होती है, लेकिन वो कुछ काम की नहीं है। निर्जरा काम की होती है, संवर पूर्वक ही, कर्मों का आना रुके उसके बाद में निर्जरा करें तो ही काम की है। इससे पुण्य बंद होता है, अभी जो हम कर रहे हैं समझ लीजिए, उससे पुण्य बंद होगा, तो बंद ही हो रहा है ना, निर्जरा तो नहीं होगी। संवर है ना कर्मों का, मतलब जितना हम आत्मा में उपयोग लगाएंगे तो भी वो जो ढक्कन लगेगा ना कर्मों पे आने पे, वो आत्मा के अनुभव से लगेगा। तो आत्मा को जानने का प्रयास करें, और आत्मा को जानने का मार्ग ये है स्वाध्याय चिंतन। इसके बिना नहीं जाना जाएगा। अपन सोचे बिना स्वाध्याय बिना चिंतन के, स्वाध्याय के बाद में उसका चिंतन विचार मनन वो जरूरी है, डायरेक्ट नहीं होता है ऐसे एकदम से। जब तक विचार नहीं चलेंगे, चिंतन नहीं चलेगा, तब तक नहीं हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा, इसलिए स्वाध्याय की प्रेरणा दी जाती है। स्वाध्याय करें, स्वाध्याय का मतलब आंखों से पढ़ना नहीं, विचार करना, चिंतन करना, सोचना। उदयाभावी क्षय समझ में आ गया? उदय के अभाव रूप क्षय मतलब वो जो सर्वघाती रूप जो उनकी ताकत थी, वो सर्वघाती रूप नहीं आई, वो सर्वघातीपना खत्म हो गया और देशघाती रूप वो उदय में आई। इसके बाद में है वही जो सर्वघाती स्पर्धक थे, सर्वघाती जो वर्तमान में उदय में आने वाले थे, उनका तो कर दिया हमने उदयाभावी क्षय। अब वही दूसरे मतलब सर्वघाती ही स्पर्धक जो भविष्य में उदय में आने वाले थे, बाद में 10 मिनट बाद उदय में आने वाले थे, मान लो उदाहरण, एक तो अभी उदय में आने वाले थे, उनका तो हमने कर दिया उदयाभावी क्षय। अब जो 10 मिनट बाद उदय में आने वाले थे वो भी जल्दी आ सकते हैं। ऐसी कर्मों में फैसिलिटी होती है, जो बाद में आने वाले होते हैं और अगर हम परिणाम कुछ इस टाइप के करें, वो भी जल्दी उचक के नीचे आ जाएं। बाद में आने वाले भी हमारे परिणामों के निमित्त से जल्दी आ जाते हैं, ऐसा होता है। चाहे पुण्य प्रकृति हो चाहे पाप प्रकृति हो, दोनों में ऐसा हो सकता है। कभी कभी पुण्य का फल भी पहले आ जाए, इकट्ठा आ जाए, कभी कभी पाप का फल भी इकट्ठा आ जाए, ऐसा हो जाता है।
तो उसको बोलते हैं उदीर्णा, यानी बाद में आने वाले कर्म अभी उदय में आ गए, नंबर तो उनका था बाद में। जैसे कि अपन कहीं भी टिकट की लाइन में लगे रहते हैं, रेलवे स्टेशन पे लगे हुए हैं, मान लो लेडीज़ में खड़ा कर देते हैं, अभी लेडीज़ में जल्दी भीड़ नहीं रहेगी। अब तो भी मान लो मेरा नंबर 50वां है, अब इतनी लंबी लाइन दिख रही है और टाइम होना है, विंडो बंद होने वाली है, आगे आशा आंटी खड़ी है तीसरे ही नंबर पे, तो क्या होएगा, मेरे भी ले लेना आप। तो ये हमने क्या किया, नंबर तो था 50वां और आ गए हम तीसरे पे, जल्दी आ गए ना उदय। जो ऐसा समझ लो इनका पहले ही उसी समय आने ही वाला था और इनको पकड़ा दिया, बहुत बार करते हैं इस तरह से। तो ये है बाद में आने वाले कर्म पहले उदय में आ जाए, उसको कहते हैं उदीर्णा। तो हमने वर्तमान कालीन जो सर्वघाती थे, जो ऐसे शैल, अस्थि और दारू वाले जो फल देने वाले थे, वर्तमान कालीन को तो हमने नष्ट कर दिया, लेकिन भविष्य में आने वाले अभी आ गए, तो फिर क्या करें। तो भविष्य में आने वालों को वहीं पॉज, स्टॉप, स्टैचू बच्चे कर देते हैं ना, भविष्य में जो आने वाले थे उनको वहीं दबा दिया, वहीं रोक दिया कि आप नहीं आ सकते हो आगे। तो उनको कहेंगे सद अवस्था रूप उपशम। सद अवस्था मतलब जिस पोजीशन में हो उसी पोजीशन में उपशम यानी दबा दिया। तो भविष्य वाले भी जो सर्वघाती थे वो भी अभी नहीं आ सकते। अभी बात चल रही है इस वर्तमान टाइम की, बात कर रहे हैं हम वर्तमान टाइम की। वर्तमान में कोई भी सर्वघाती स्पर्धक जो आने वाले थे उनको हमने बना दिया देशघाती, खत्म कर दिया। भविष्य में आने वाले कोई जल्दी आने की पॉसिबिलिटी थी, उनको भी हमने वहीं पे पॉज कर दिया, स्टैचू बना दिया, दबा दिया, उपशम कर दिया। अब वो भी नहीं आ रहे, तो अब क्या हुआ, सर्वघाती तो रुक गए। अब वर्तमान में किसका उदय बचेगा कि वर्तमान कालीन देशघाती का उदय। तो ये तीन रूप जो कर्म की अवस्था हुई, उदयाभास घातिया कर्मों में घात, हाँ सर्वघाती भी है ना। अभी कल अपन ने बात की थी ना, विवाह करेंगे, कुछ तो सर्वघाती का उदय है, कुछ कल हमने बात की थी ना, जितना हमको ज्ञान है, जिस चीज का ज्ञान है उसका तो देशघाती का उदय है, और जिस चीज का ज्ञान नहीं है उसका सर्वघाती का उदय है। ऐसा मिक्स, इसीलिए ये मिक्स हो रहा है ना, इसीलिए इसका नाम क्षयोपशम है, जो मिक्स रूप अवस्था चल रही है। नहीं, क्षयोपशम तो घातिया कर्मों में ही होता है, और घातिया कर्म सारी पाप रूपी होती है, और पुण्य पाप का फर्क अघातिया कर्मों में होता है। घातिया कर्म सारे के सारे पूरी 47 पाप रूपी हैं, उसमें अच्छी बुरी का भेद ही नहीं, सब बुरी हैं, सारी पाप रूप है। अच्छे बुरे पुण्य पाप का जो भेद है ना वो अघातिया कर्मों में। तो घातिया तो सारे पाप रूपी हैं, इसलिए वो तो उदाहरण में उस समय उदीर्णा बताई ना मैंने से उदय, हाँ वो आत्मा घात करने वाले ना सारे पाप रूप है। तो क्षयोपशम समझ में आया थोड़ा कुछ। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय लिखी हुई है, किताब में लिखी हुई है। अब इसको उन्हीं के भविष्यकालीन भी बोल सकते हैं और भविष्यकालीन उन्हीं को भी बोल सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। आप पहले ये शब्द बोल दो चाहे वो शब्द बोल दो, इसमें कुछ ही फर्क नहीं है। तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, फिर बोलिए। फिर भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम, और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय। इन तीन रूप, इसको थोड़ा सा अपन ऐसे बोलेंगे, इन तीन रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। और क्षयोपशम के समय जीव के जो भाव होते हैं उन्हें क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। ठीक है। सद अवस्था मतलब जिस जगह जिस पोजीशन में हो उसी जगह आप स्टैचू, हिल नहीं सकते, आप उठ के यहाँ नहीं आ सकते, आप पीछे आगे कहीं नहीं जा सकते, जिस जगह हो उस जगह रुक जाओ, उसे कहते हैं सद अवस्था रूप। हाँ स्टैचू लिख लो, समझ में आता है, पॉज लिख लो, स्टैचू लिख लो, उपशम बाद में आ जाए, अभी किया है हमने, बाद में कभी आएंगे तब आएंगे, अभी वर्तमान में नहीं आ रहे, एक एक समय। कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं।
अब देखिए अपने जो ये भेद है ना 18 भेद, क्षयोपशमिक भाव के भेद कितने हैं? 18। कौन कौन से हैं 18? बोलिए, बोल रहे हैं 4 ज्ञान, बोलिए नहीं, बोलिए। हाँ, लब्धियाँ, 5 लब्धियाँ, चारित्र और संयमा संयम। बढ़िया। तो सबसे सूत्र है ना अपना ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्यश। तो ज्ञान कितने? 4 ज्ञान। ज्ञान कितने होते हैं टोटल? टोटल कितने होते हैं? 5। ठीक है। कौन कौन से होते हैं 5 ज्ञान? हाँ, मति श्रुत अवधि मनपर्य केवल 5 ज्ञान होते हैं। उसमें से 4 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान, ये चारों ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है। केवल ज्ञान कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान कौन सा भाव है? कोई सही भाव नहीं है। औपशमिक कैसे होगा? केवल ज्ञान कभी भी औपशमिक नहीं होता, शायिक भाव है, शायिक ज्ञान है। और ये जो आप अभी क्या बोल रहे थे सर्वघाती देशघाती, ये पहले कंसेप्ट क्लियर रखिए, ये कर्मों की चीज है। सर्वघाती देशघाती कर्म है। पूछ तो रही हूँ, फिर सब मौन बैठे। इसीलिए कहती हूँ मुँह से मैं इतनी बार बोलती हूँ ना, इसीलिए कि आप भी उतनी बार बोलिए। बोलने से याद होता है, बोलेंगे फिर कान में भी पड़ेगी, खुद के शब्द कान में नहीं पड़ेंगे, तब याद होता है। सर्वघाती देशघाती, ये तो कर्मों में है। कर्मों का तो करना है नाश हमें, लेकिन अभी क्या हो रहा है? वर्तमान में कर्म कर रहे हैं हमारा नाश, इसलिए उनको कह रहे हैं हम घातिया। तो वो कर्म हमारे गुणों का घात कर रहे हैं अभी। जब हम ये बोलें किसका घात कर रही है सर्वघाती प्रकृति, किसका घात करती है? हम किसका घात? आत्मा के गुणों का, कर्मों का नहीं, वो तो खुद कर्म है, आत्मा के गुणों का घात करती है ना। ऐसे थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखना है उसको। तो 4 ज्ञान, केवल ज्ञान तो शायिक भाव है, शायिक ज्ञान है। अब ये 4 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये है क्षयोपशमिक। क्षयोपशमिक का मतलब क्या है कि इनमें दोनों टाइप के, ये प्रकृति कौन सी है 4 ज्ञान वाली? मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्य ज्ञानावरण। अपना वो खोल के रखिए, देशघाती सर्वघाती बनाया ना अपन ने, वो खोल के रखिए। सर्वघाती देशघाती बनाया। 4 जो ज्ञानावरण है, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, ये कौन सी हैं? देशघाती हैं। देशघाती का मतलब कौन, कितने स्पर्धक हैं इसमें? बस दोनों टाइप के स्पर्धक हैं, क्योंकि ये देशघाती प्रकृति है। पहले हम ये देख रहे हैं देशघाती प्रकृति है। देशघाती प्रकृति है तो स्पर्धक दोनों टाइप के हैं, देशघाती भी हैं और सर्वघाती भी हैं। मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर्य ज्ञानावरण, ये चारों देशघाती प्रकृतियां हैं। ये हमने देख लिया, चार्ट में हमने देख लिया, देशघाती हैं। और देशघाती जो भी प्रकृतियां होती हैं उनमें 2 टाइप के स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती भी होते हैं और देशघाती। तो अभी हमारे को मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है या नहीं है? पता नहीं, पता नहीं है रानी आंटी, है कि नहीं है? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं होगा आपको तो है क्या? है पक्का? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान सभी संसारी जीवों के है, उससे रहित कोई भी। अपन ने पढ़ लिया ना, एकादीनी भाज्यानी युगपद एकस्मिन् ना चतुर्भ्य, सूत्र पढ़ा था ना पहले अध्याय में। कम से कम संसारी जीवों को ज्ञान होंगे तो मति शुद्ध 2 तो होंगे ही होंगे। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान हमको है। अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान किसी को है? हाथ खड़ा करें। नहीं है? बुआ को तो होगा नहीं, अवधि ज्ञान नहीं है। अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान हमको नहीं है। क्यों? अब देशघाती तो है प्रकृति, तो अवधि ज्ञान भी देशघाती, अवधि ज्ञानावरण भी, मनपर्य ज्ञानावरण भी देशघाती है। फिर हमको क्यों नहीं है? अभी होना चाहिए ना भाई, देशघाती है तो फिर होना चाहिए हमें।
जो मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण है उसके तो हमारे देशघाती स्पर्धकों का उदय है, उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं है, तो वो हमको प्रकट है। देशघाती का उदय होने पर थोड़ा सा वो गुण प्रकट हो जाता है जो उस कर्म से संबंधित गुण है। मति ज्ञानावरण से संबंधित गुण कौन सा है? मति ज्ञान। शुद्ध ज्ञानावरण से संबंधित गुण कौन सा है? शुद्ध ज्ञान। तो मति ज्ञानावरण और शुद्ध ज्ञानावरण की देशघाती प्रकट स्पर्धकों का उदय है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ तो घात करते हैं, कुछ घात नहीं करते। तो देशघाती स्पर्धकों का उदय है, तो थोड़ा सा मति ज्ञान हमको अभी प्रकट है। वो जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान हमारा गुण था उसको पूरा का पूरा खत्म नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा हाँ जितना नहीं वो सर्वघाती का हो जाएगा। अब मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान में भी हमको समझ लो डॉक्टरी का ज्ञान है, इंजीनियरिंग का ज्ञान है, वकालत का ज्ञान है। ये सारे ज्ञान कौन से हैं? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान ही है। ये सारे ज्ञान में अभी हमको ये सारे ज्ञान है क्या? डॉक्टरी का, इंजीनियरिंग का, वकालत का ज्ञान नहीं है। तो डॉक्टरी, वकालत और इंजीनियरिंग के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय। और समझ लो खाना बनाना आता है हमको, तो रसोई बनाने संबंधी देशघाती स्पर्धकों का उदय, उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय। लेकिन घेवर बनाना नहीं आता। कई चीज आती है तो उसके देशघाती का उदय है। जो चीज आ रही ना थोड़ी बहुत भी, परफेक्शन तो कोई नहीं कह सकता, जो कितना ही बड़ा परफेक्ट हो उससे भी चीजें बिगड़ जाती है, इसलिए वो देशघाती का ही रहेगा कि कभी बन रहा है कभी नहीं बन रहा है। लेकिन कोई चीज हमको बिल्कुल भी नहीं आती, मान लो घेवर बनाना मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, तो घेवर बनाने संबंधी अलग अलग चीजों में लगेगा ये कर। हाँ, तो घेवर बनाने संबंधी जो मति ज्ञानावरण है उसका ज्ञान मुझे नहीं है, तो घेवर बनाने संबंधी मति ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। और हलवा बनाना आता है तो हलवा बनाने संबंधी मति ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धकों का उदय। ऐसे अब हमें अवधि ज्ञान और मन्यपरे ज्ञान बिल्कुल भी नहीं प्रकट, तो उसमें क्या है कि अवधि ज्ञानावरण और मन्यपरे ज्ञानावरण के सारे सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, देशघाती का उदय ही नहीं उसका हमारा बिल्कुल भी। तो हमको जरा सा भी अवधि ज्ञान और मन्यपरे ज्ञान प्रकट नहीं होता। और जब कभी प्रकट होगा तो उसके वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय हो जाएगा, भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम हो जाएगा, और देशघाती स्पर्धकों का उदय होगा तो अवधि ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और मुनि बनने पर कभी ऐसा होगा तो मन्यपरे ज्ञान प्रकट हो जाएगा। पर जब भी वो प्रकट हुआ है, इसका मतलब उस संबंधी वर्तमानकालीन क्या है? वर्तमानकालीन उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन बोले सरोज आंटी, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का, भविष्यकालीन उन्हीं मतलब सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमानकालीन देशघाती का उदय। देखो 2-3 शब्द याद करने तो वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन है ना। पहले आएगा वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धक, उनका उदयाभावी क्षय। फिर दोबारा में आएगा भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धक, इसको थोड़ा सा अपन ऐसे भी लिख सकते हैं।
हाँ, वही है, अपन ने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसको थोड़ा अलग तरीके से याद जल्दी हो जाएगा। वर्तमानकालीन सर्वघाती स्पर्धक, उनका क्या होना है? उदयाभावी क्षय। भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धक, उनका सदावस्था रूप उपशम। और वर्तमानकालीन देशघाती स्पर्धक, उनका उदय। बोलिए, वर्तमानकालीन उदयाभावी क्षय, उपशम, सदावस्था रूप उपशम। उदय। क्या हुआ? ये इन तीन रूप कर्म की अवस्था को क्षयोपशम कहते हैं। और क्षयोपशमिक भाव की, हाँ, इस समय आत्मा के जो भाव होते हैं उसे क्षयोपशमिक भाव कहते हैं। हाँ, ये तो कर्म की अवस्था है, और इस समय जो आत्मा के भाव हुए वो कहलाएंगे क्षयोपशमिक भाव। अब 4 ज्ञान में अपन ने देख लिया, चारों ज्ञान क्षयोपशमिक हैं। इसके बाद में 3 अज्ञान। लिखा तो है इसमें, हाँ, थोड़ा सा खुद करें। ये तो अब वो क्या है कि मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकती, थोड़ा सा खुद करें ना घर जाके, तो अपना कंसेप्ट क्लियर भी होता है। मैं लिख के दे दूँगी, उससे भी इतना कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक खुद नहीं करेंगे ना। थोड़ा सा खुद नोट्स बनाएं, हाँ, खुद कुछ लिखें जो समझ में आ गया, फिर मुझे दिखा दीजिए, तो गलती हो तो निकल जाए, तभी वो कंसेप्ट क्लियर होगा। आवरण जितने भी ये सारे कर्मों का जो ज्ञानावरण है, ये सब कर्मों की अवस्था है, और ये जो भाव है वो आत्मा के भाव। ये मेन तो हाँ, दो पार्ट ये दो, एक बार ये माइंड में क्लियर हो जाए ना भी क्या है, वरना कर्म की चीज़ को जीव में मिला देते हैं, जीव के कर्म। अभी आगे बढ़ ही नहीं पा रही मैं पूरे आगे बढ़ ही नहीं पा रही, यही वापस हो जाते हैं ना। अभी 3 अज्ञान। अज्ञान कौन से हैं 3? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। वो भी ज्ञान से संबंधित हैं। उसी में भी जो कुमति ज्ञान किसे कहेंगे? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन के साथ जो मति ज्ञान है वो कुमति ज्ञान, मिथ्या दर्शन के साथ जो श्रुत ज्ञान है वो कुश्रुत ज्ञान, और मिथ्या दर्शन के साथ जो अवधि ज्ञान है वो कुअवधि ज्ञान। तो उस जो मिथ्या दर्शन के साथ है वो भी संसारी जीवों को ही है, तो उनको भी कुछ ज्ञान प्रकट है, कुछ चीज़ों का ज्ञान है, कुछ चीज़ों का ज्ञान नहीं है, तो क्षयोपशमिक रूप ही है। अभी क्षयोपशमिक का मतलब ये हो गया कि कुछ प्रकट है, कुछ अप्रकट नहीं है। देखो, क्षयोपशम तो है कर्म में, और क्षयोपशमिक भाव है जीव में। तो हम बोलते हैं ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, और हमारे ज्ञान को बोलते हैं क्षयोपशमिक ज्ञान। जैसे बोला हमने कि हमारे मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है, लेकिन हमारे अभी हमने ज्ञान को क्या कहा? हमारे 4 ज्ञान कौन से ज्ञान है? क्षयोपशमिक ज्ञान है। ये जो 4 ज्ञान है ये जीव के भाव हैं। कर्मों में हो रहा है क्षयोपशम, मति ज्ञानावरण कर्म में क्षयोपशम होता है, तो जीव को मति ज्ञान प्रकट होता है, वो जीव का भाव है। कौन सा भाव है? क्षयोपशमिक भाव है। अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है तो हमें अवधि ज्ञान प्रकट होता है। वो वही नाम कर्म का है, वही नाम गुण का है, तो हमको समझने में आसानी रहती है कौन सा कर्म किस गुण को घात रहा है। तो अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होता है तो जीव में भाव प्रकट हो रहा है अवधि ज्ञान, तो वो कौन सा भाव होगा? क्षयोपशमिक भाव। तो इसी तरह से कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान भी वो मति, श्रुत, अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम से ही, लेकिन क्योंकि वो मिथ्या दर्शन के साथ होते हैं इसलिए उनको कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, यानी जैसे मति, श्रुत, अवधि पे हमने लगाया वैसे इन पे लगना है। अब आगे आइए, दर्शन। कितने दर्शन है क्षयोपशमिक भाव में? दर्शन कितने लिए? 3। वैसे दर्शन टोटल कितने होते हैं? 9 नहीं होते। दर्शनावरण के भेद 9 हैं।
लेकिन दर्शन के भेद 4 हैं। दर्शनावरण कर्म के भेद तो कितने हैं? 9। वो 9 इसलिए कि उसमें 5 निद्राओं को प्लस किया है। बाकी दर्शन के भेद होते हैं 4। कौन कौन से 4 हैं? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। अभी 8 नंबर, हाँ, इसमें शैवक्षमिक में 3 आएंगे। केवल दर्शन शायिक में चला गया ना। देखो जब अपन ने देशघाती सर्वघाती छाटे थे तो घातिया कर्म में 5 ज्ञानावरण में से 1 तो चला गया सर्वघाती में और बाकी 4 आए देशघाती में, है ना। तो ऐसे 5 ज्ञानों में से 1 ज्ञान गया शायिक भाव में, 4 ज्ञान आ गए शायोक्षमिक भाव में। एक ज्ञान गया शायिक भाव में, तो 4 ज्ञान किस में आए? शैवक्षमिक भाव में। ऐसे ही 4 दर्शन है। अगला जो सूत्र आने वाला है ना 8 नंबर का, उसमें प्रकरण बदलेगा उपयोग का, वहां पर आएंगे ज्ञानोपयोग के भेद और दर्शनोपयोग के भेद, वहाँ 4 भेद आएंगे। तो दर्शन के 4 भेद होते हैं। 4 में से एक केवल दर्शन है। केवल दर्शन तो गया शायिक भाव में, अपन ने लिया था ना, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणी चय, वहाँ जो दर्शन शब्द है वो केवल दर्शन है, वो गया शायिक भाव में। अब कितने बचे? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। ये तीनों हैं शायोक्षमिक भाव। क्यों है शायोक्षमिक भाव? चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं। सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं, ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है। तो चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? थोड़ा गड़बड़ हो गया इसलिए। चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है, देखो अब हमें रटना नहीं पड़ेगी परिभाषा, एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लें। दर्शन किसे कहते हैं? ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं। ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं। अब चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन के आगे चक्षु और लग गया, तो चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है। बाकी पूरी परिभाषा वही है, बस वो लगाना है चक्षु इंद्रिय से पहले। पहले हमने कॉमन लगाया था ज्ञान से पहले, अब यहाँ लिखना है चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है उससे पहले जो सामान्य अवलोकन होता है। ये शायद उसमें लिखाया था अपन ने, पहले अध्याय लिखाया हुआ है, इसमें भी होगा। लिखवा है चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन, या उसको दर्शन भी बोल सकते हैं, जो दर्शन होता है या जो सामान्य अवलोकन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। हाँ, चक्षु से जो हमें ज्ञान हो रहा है ना, उससे भी पहले सामान्य अवलोकन वाले चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। अब अचक्षु दर्शन किसे कहेंगे? हाँ, अचक्षु कहेंगे चक्षु को छोड़ के बाकी जितनी भी इंद्रियां हैं। तो शेष 4 इंद्रियों और मन से होने वाले, शेष 4 इंद्रियों और मन से होने वाले ज्ञान के पहले, अचक्षु मतलब शेष 4 इंद्रियां, स्पर्शन रसना घ्राण और कर्ण, ये शेष 4 इंद्रियां। चक्षु को छोड़कर शेष 4 इंद्रियां और मन से होने वाले ज्ञान से पहले जो 4 इंद्रियों से और मन से होने वाले ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। सामान्य अवलोकन की जगह हम एक शब्द दर्शन भी लिख सकते हैं। दर्शन का मतलब सामान्य अवलोकन है, तो अगर कहीं दर्शन लिखा मिले अकेला, सामान्य अवलोकन नहीं, तो एक ही बात है। ठीक है। अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। हाँ,
ज्ञान से पहले जो हो रहा है वो है दर्शन। चक्षु दर्शन है, इसके बाद इसमें ज्ञान है, चक्षु दर्शन से होने वाले ज्ञान से पहले सामान्य शब्दों में चक्षु दर्शन। हाँ, इसके बीच में वहाँ ज्ञान के दर्शन, दर्शन के ज्ञान है, उसके बाद महाप्रज्ञान। कहाँ? जैसे अपन परिभाषा से बोलते हैं, हाँ। जैसे अपन बोले चक्षु दर्शन से हाँ। होने वाले दर्शन से पहले नहीं, चक्षु दर्शन से होने वाले ज्ञान ज्ञान से से पहले, पहले ज्ञान ज्ञान से। ज्ञान। अभी ये जो दर्शनोपयोग है ये तो 3 टाइप के हैं, चक्षु, अचक्षु। इसकी डेफिनेशन आगे होंगी किताब में, 90 सूत्र में होंगी। ये जो 8वां 9वां सूत्र है ना, वहाँ दी है ये डेफिनेशन। तो ये अब ये 3 ये शैवक्ष में कैसे हैं 3 दर्शन के, इसमें भी जो दर्शनावरण कर्म है, दर्शनावरण कर्म के 9 भेदों में से देशघाती में किसको ले रखा है? देखिए देशघाती में किस कर्मों को लिया है? चैट में देख के बताइए फटाफट, कौन कौन से? चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शन, ये तीनों अब जो देशघाती प्रकृतियां है ना, उसमें शैवक्षम लगता है। ये हमने नियम पढ़ लिया। क्यों लगता है शैवक्षम देशघाती प्रकृतियों में? क्या कारण है? देशघाती प्रकृतियों में शैवक्षम क्यों बनता है? क्या कारण है? नहीं, क्या कारण है? देशघाती में ही शैवक्षम लग रहा है, क्या कारण है? क्योंकि ये मिटान दिया ना अभी, क्योंकि जो 2 टाइप के थे ना, सर्वघाती और देशघाती स्पर्धा के, देशघाती में ही तो थे। शैवक्षम तभी बनेगा जब 2 टाइप के स्पर्धक हों, क्योंकि 2 टाइप के आ रहे हैं ना आपके अपने पास स्पर्धक, देशघाती भी और सर्वघाती भी। तो जिन प्रकृतियों में 2 टाइप के स्पर्धक होंगे उनमें शैवक्षम बनेगा, और ये 2 टाइप के स्पर्धक केवल देशघाती प्रकृतियों में ही हैं। तो अब हमारे को जो नाम दिए हैं सूत्र में, ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धयश, उन नामों को आप मिलाइए अपने देशघाती वाले चार्ट से, उनमें वो वाले कर्म है कि नहीं उनसे संबंधित, तो वो वाले उससे संबंधित कर्म है, इसलिए उनमें शैवक्षम बनता है। चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, क्योंकि ये तीनों की तीनों प्रकृतियां देशघाती हैं, सर्वघाती नहीं है। देशघाती हैं, इसलिए इसमें दोनों टाइप के स्पर्धक होंगे। कभी हमें आपसे ज्ञान, अभी क्योंकि दर्शन के उदाहरण बनता नहीं है, हम ज्ञान को उसको घटित करके देखेंगे। कभी आपसे ज्ञान होता है, कभी नहीं होता है। कोई चीज़ आपके सामने पड़ी होती है, फिर नहीं दिखती है, तो उस समय चक्षु दर्शनावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। यद्यपि वो ज्ञान का उदाहरण है, लेकिन दर्शन का क्योंकि उदाहरण बन नहीं पाता है, तो सूक्ष्म चीज़ है, इसलिए अपन ऐसे समझ लें। कभी कोई चीज़ का मन में ख्याल आता है, कभी नहीं आता है। कभी कोई चीज़ छूकर भी जानने में आती है, नहीं आती है। कभी अपन ने चख लिया, फिर भी अपने को पता नहीं चलता काहे का स्वाद आया। तो इसका मतलब क्या है कि कभी पता चल जाता है, कभी नहीं चलता है। इसका मतलब है कभी उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय आता है, कभी देशघाती। तो जिनमें 2 टाइप के स्पर्धक होते हैं उनमें शैवक्षम बनता है। और ये 2 टाइप के स्पर्धक कौन सी प्रकृतियों में होते हैं? देशघाती में। तो जो देशघाती प्रकृतियाँ, अब हमारे इस सूत्र से हम उनको मिलाएंगे, तो हम देखेंगे कि जो प्रकृतियाँ 26 देशघाती है ना, वही नाम इस सूत्र में है, उन्हीं से रिलेटेड वाले कर्म गुणों के नाम इसमें हैं। आप लोग करना थोड़ा सा इसको देखना, आप छांट के लाना, आप देख के लाना। थोड़ी सी आप लोग करोगे ना, मतलब ऐसे मिलाना आप कि ये जो देशघाती प्रकृतियाँ हैं, जो देशघाती प्रकृतियाँ हैं और जो ये सूत्र में नाम दिए ज्ञान, अज्ञान, तो 3 अज्ञान या 3 दर्शन, 5 लब्धियाँ, तो 5 लब्धियों के नाम, उससे संबंधित जो कर्म है वो देशघाती है कि नहीं? 5 लब्धियाँ कौन सी हैं? दान, लाभ, भोग। और उससे संबंधित कर्म कौन सा है? अंतराय के 5 भेद किस में है? देशघाती में, तो उसमें शैवक्षम बनेगा। ऐसे आप देखोगे ना, तो आपको खुद को चीज़ अपने अंदर से आएगी समझ में। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर रटने में तो कोई बात नहीं, अपन आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं।